को बंद कीजिए और अपने जीवन में झांक करके देखिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जीवन जीने की जो कठिनाइयां हैं वो लगातार बढ़ रहा है। और इस बात को भटकाने के लिए रोज नया नया तमाशा खड़ा किया जाता है। आजकल 2 दिन से टीवी में चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हो गई। 24 घंटा यही चल रहा है। एक तो प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है, तो फिर उनके घबराने की क्या जरूरत है। दूसरा, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। ठीक बात है, तो प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं तो किसी पार्टी का जाकर के चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सरकार है, गृह मंत्री आपका दोस्त है, जय शाह का पप्पा अमित शाह, एसपीजी उसके अंडर में है, आप जांच करा करके देख लीजिए कि कहां लैप्स हुआ है। पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाए तब इनको डर नहीं लगा, अपने ही देश में घूमने में इनको डर लग रहा है। पल में तोला पल में मासा, ये तो नहीं चलने वाला है साहब। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं, ऐसे नहीं चलने वाला है साहब। आप मुद्दे को भटकाना बंद कीजिए। मुद्दा यह है कि कितना भी आप प्रचार कर लीजिएगा ना, सच सच होता है। एक बात बताइए कि नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएं और हम 1 लाख बार बोलें आम है आम है आम है, तो नारियल आम हो जाएगा? कहते हैं बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो लोग इस देश की आजादी में शामिल नहीं थे, जिन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई, उनको इस देश की आजादी से प्यार भी नहीं है। कहते हैं ना, जो बनाता है उसी को दर्द होता है। महिलाएं इस बात को बखूबी समझेंगी कि जो मां 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसको मालूम होता है कि मां बनना कितना मुश्किल काम होता है। जो घर छोड़ करके भाग गए हैं, जो घर नहीं चला पाए हैं, वो देश क्या खाक चला पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज के डेट में इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि उसका मुद्दा क्या है। और उसका मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, उसका मुद्दा है महंगाई, उसका मुद्दा है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल पार्टिसिपेशन। उसका मुद्दा है कि इस देश के अंदर महिला हो या पुरुष हो, काला हो या गोरा हो, सबको जो बराबरी से रहने का हक मिला है, वो बराबरी का हक। यहाँ कुछ सिपाही खड़े हुए हैं, ये संविधान की ही ताकत है कि सिपाही जो डंडा लेकर के खड़ा है उसका वोट भी एक होता है और इनके जो डीसीपी और डीजीपी होंगे उनका वोट भी एक होता है। ये देश के लोगों का मुद्दा है और इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह का तमाशा रचा जाता है, तरह तरह का तमाशा खड़ा किया जाता है। और इस तमाशे के खिलाफ जो जनता है, उसका जो सवाल है, उस सवाल को उनके बीच में ला करके रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और तकलीफ की बात यह है कि राज्य आज के डेट में कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि प्रधानमंत्री रैली करेंगे और देश की जनता को कहेंगे कि घर में बैठ करके 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, खुद मास्क नहीं लगाएंगे। देश बचाने की जिम्मेवारी जनता की, टैक्स देने की जिम्मेवारी जनता की, कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी जनता की। तो आप सोच करके बताइए कि सब कुछ अगर जनता ही करेगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार आखिर हम क्यों चुनते हैं? आप सोच करके बताइए कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा तो हम विमान मंत्री लेकर के क्या करेंगे? अगर रेलवे नहीं होगा तो हम रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे? जब शिक्षा ही नहीं बचेगी तो हम शिक्षा मंत्री लेकर के क्या करेंगे? और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूं
कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? क्यों टैक्स देंगे सरकार को? सरकार का सूट बूट खरीदने के लिए टैक्स देंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदा है और उस हवाई जहाज की कीमत कितनी है? 8,500 करोड़। और अभी 12 करोड़ या 16 करोड़ का कार खरीदा है। 16 करोड़ का कार खरीदा है। काहे भाई? तो सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी। 12 करोड़ का कार से घूमते हैं तब भी कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। आखिर ये मॉडल क्या है? ये मॉडल ये है कि इस देश के जो आम लोग हैं उनको जो अधिकार इस देश में मिला है, एक एक करके उस अधिकार को छीन लिया जाए। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 पोस्ट खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हजारों वैकेंसी नहीं है, लेकिन सरकार को वैकेंसी नहीं भरनी है। क्यों नहीं भरनी है? सरकार को लगता है कि जब सरकारी यूनिवर्सिटी रखना ही नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बेच देना है, तो वो वैकेंसी क्यों भरेगी? अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे ग्रुप डी की बहाली को लेकर के। लगातार आंदोलन करने के बाद ग्रुप डी की बहाली निकली है। उस वक्त भी हमने कहा था कि सरकार ये वैकेंसी इसलिए नहीं भरती है कि उसको लगता है आज न कल हमको रेलवे को बेच देना है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि आज का जो सत्ता का मॉडल है वो वोट लेती है मेजॉरिटी से और काम करती है मुट्ठी भर लोगों के लिए। आप देख लीजिए कि हमारी जीडीपी लगातार नीचे जा रही है। देश की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है और प्रधानमंत्री जी के दोस्त का इनकम लगातार ऊपर जा रहा है। यह जो सिचुएशन है कि एक तरफ देश है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। प्रधानमंत्री जी देश की सारी संपत्ति अपने दोस्त को बेच देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि यह लड़ाई देश और दोस्त के खिलाफ है। यह लड़ाई बेचने और बचाने वालों के खिलाफ है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका हक और अधिकार किस बात में है। और जब आप ये तय करने के लिए एक बार मन बना लेते हैं तो कुछ सवाल हम लोगों के ऊपर भी आता है। जैसे आजकल गोवा से संबंधित 2-3 सवाल बार बार पूछा जा रहा है। एक तो गिरीश जी से मेरा अनुरोध है कि 151 जो पंचायत है गोवा का, हर पंचायत में हमको ले चलिए। हम गोवा के लोगों से बात करना चाहते हैं। जो दोनों जिला है, जो 40 असेंबली है, उसमें जा करके हम लोगों से बात करना चाहते हैं। उसके 3 फायदे हैं। पहला, देश के लोगों को जैसे धीरे धीरे यह बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस क्यों जरूरी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि गोवा के लोग भी धीरे धीरे यह बात समझने लगे हैं कि कांग्रेस क्यों जरूरी है। इस बात पे हम लोग बात कर पाएंगे। और दूसरा, आप हमको जहां भी ले जाएंगे तो वहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोजगार मिल जाएगा। हम जहां भी जाएंगे वो हमारा विरोध करने के लिए आएंगे। विरोध करने के लिए आएंगे तो रात में उनका भोजन और तो कुछ तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना। क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू इन गोवा एंड इट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज कि गोवा की सरकार ने यह डिसीजन लिया कि हम माइनिंग बंद करा देंगे। और आप जानते हैं कि माइनिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों का रोजगार निर्भर था। एक तो आपने माइनिंग बंद कर दिया, दूसरा कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते टूरिज्म पे बहुत बुरा असर पड़ा है। आप जानते हैं कि क्रिसमस से लेकर के नए साल के जश्न तक हजारों लोग गोवा आते थे।
लेकिन तीसरा लहर आने की संभावना के चलते गोवा में 25% जो है वो इन्फेक्शन रेट है। सारे होटल्स के बुकिंग जो है वो बंद हो गए हैं, लगातार लोग वापस जा रहे हैं और टूरिज्म जो है वो बैडली इफेक्ट हुआ है। तो एक तो माइनिंग बंद हुआ, दूसरा कोरोना के चलते टूरिज्म पे इफेक्ट हुआ है। गोवा आप सब जानते हैं कि हरियाणा के बाद दूसरा ऐसा स्टेट है जहां एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है। ऐसे सिचुएशन में जो गोवा के लोग हैं उनसे जाकर उनके मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। और आजकल यह बात हम सब लोग समझने लगे हैं धीरे धीरे कि टीवी खरीदते हैं हम लोग अपने पैसे से और टीवी को रिचार्ज कराते हैं अपने पैसे से, लेकिन टीवी में जो 24 घंटा न्यूज चलता है उसमें हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक भी मुद्दा नहीं होता है। आजकल कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नए नए शब्द गढ़े गए हैं। जैसे मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े का पोस्टर लगा दिया है। हमने कहा कि देखिए, हम बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे भाजपा का, इतना टुकड़ा करेंगे ना कि फिर ये फेविकॉल क्या फेविक्विक लगाने के बाद भी ये जुड़ नहीं पाएगा। और ये जितनी कोशिश कर लें, ये 3 आरोप लगाते हैं मुख्य रूप से। एक, हिंदू विरोधी होने का, तो मेरा तो नाम कन्हैया है। दूसरा, सेना विरोधी होने का, क्योंकि मैं पहली बार गोवा आया हूं इसीलिए आपको बता रहा हूं। मेरे घर से 16 लोग फौज की नौकरी करते हैं। और तीसरी बात जो मैं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं कांग्रेस पार्टी का ये खेस अपने कंधे पे रखा हूं, मैं ऐसे परिवार से आता हूं जिस परिवार को स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिला करता था। मैं उस पार्टी का दामन इसलिए थामा हूं कि सवाल किसी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, सवाल देश का है, सवाल देश को बचाने का है। मैं बार बार आप लोगों से एक आग्रह कर रहा हूं, देश रहेगा तभी न राजनीति होगी, देश में लोकतंत्र रहेगा तभी न कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज गोवा के आप तमाम लोगों से भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, जो मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मार्गदर्शन करेंगे कन्हैया कुमार। मैं आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता हूं, मैं आपसे मार्गदर्शन ले सकता हूं, लेकिन बस मैं आपको एक आखिरी बात बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि देश की स्थिति यह है कि जिन्होंने देश बनाया, देश के लिए जान गंवाई, देश के लिए कुर्बानियां दी, आज उनसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जिन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, जो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है भाई? आज ये जो उल्टी गंगा बहाई जा रही है, एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंसान को इंसान से बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे इंसान को आपस में लड़ा रहे हैं और देश का जो असली मुद्दा है उसको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको और हमको ये तय करना पड़ेगा कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का ऑपरेशन किया जाता है। अक्सर हमसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या विकल्प है, भाजपा का क्या विकल्प है? मैं कहता हूं बीमारी का विकल्प नहीं, इलाज होता है, और भाजपा का इलाज कांग्रेस है, इस बात को याद रखिएगा। और ये बात सीधे तौर पे लोगों के दिमाग में नहीं जाए तो डाइवर्जन क्रिएट किया जाता है। बस मैं आप लोगों की याददाश्त के लिए एक बात कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि दीदी पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बनी थी? याद कीजिएगा। माननीय अरविंद जी पहले बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे?
याद कीजिएगा। तब कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि भाजपा को रोकने के लिए जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, हम उनके साथ मिलेंगे, उनके साथ समझौता करेंगे और भाजपा को रोकेंगे। और गोवा में जहां कांग्रेस पार्टी भाजपा को रोक सकती है, तो वहां सब आ गए, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, सवाल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, सवाल किसी को प्रधानमंत्री बनाने का भी नहीं है। सवाल यह है कि इस देश का जो पॉलिटिकल कल्चर है, इस देश की जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी इस देश के बहुजनों को ना सिर्फ राजनीतिक अधिकार देती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी देने की प्रवृत्ति रखती है, देने का पॉलिटिकल विल पावर रखती है। आप जानते हैं तमाम तरीके के जो पॉलिसीज हैं, जो भागीदारी का सवाल है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों में लागू किया गया है। अगर आप बचाना चाहते हैं तो मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं, इधर उधर की बात में मत फंसिए। प्रचार प्रचार होता है, इतिहास को याद कीजिए। और इतिहास वही है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोंकणियों के स्वाभिमान के लिए लड़ सकती है, गोवा के लिबरेशन के लिए लड़ सकती है, गोवा को स्टेटहुड दिला सकती है, तो गोवा को जो आज का सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, उसका भी हल कर सकती है, उसका भी निदान कर सकती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम लड़ेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, हम लड़ेंगे अपनी आज़ादी की सुरक्षा के लिए, हम लड़ेंगे अपने संविधान की रक्षा के लिए और इसको हर कीमत में बचाएंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो बिगाड़ने वाला होता है, बचाने वाला उससे बड़ा होता है। बेचने और बचाने की लड़ाई में बचाने वालों की जीत होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद कहते हुए, शुक्रिया अदा कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय गोवा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।